सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पंकज जी किस तरह सोच रहे हैं, जिस तरह का जो है एक्सप्रेसवे की राजनीति तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव पहले ही जाकर उसका फीता काट रहे थे, प्रधानमंत्री जा रहे बाद में, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? प्रधानमंत्री का एक ही विजन, टेलीविज़न। एक्सप्रेस वे किस सरकार में पास हुआ था, सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो पास किए गए प्रस्ताव, उस पर क्या आने वाली सरकारों को अमल नहीं करना था? तो वहाँ ये राजनीति सिर्फ चेहरा चमकाने की, सिर्फ क्रेडिट लेने की। तो प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि कोरोना काल में जो देश के मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, नंगे पांव चलना पड़ा, लोगों के पैर से चप्पल छिन गए, कई लोगों की मौत हुई, इन सब का क्रेडिट कौन लेगा? ये सवाल कौन माने पूछेगा सरकार से? आपने कभी सवाल पूछा कि मोदी जी इन सब का भी क्रेडिट आपको लेना होगा? आपको क्रेडिट लेना होगा गलवान की घटना का, आपको क्रेडिट लेना होगा छत्तीसगढ़ नक्सली हमले का, आपको क्रेडिट लेना होगा चाइना ने जो अरुणाचल में गांव बसा ली। और जो बड़े इत्तेफाक की बात है कि जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी, वहां जिन कश्मीरी पंडितों को गाजर मूली की तरह काटा गया, उसके बावजूद 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये लोग भी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं सर। ये राष्ट्रवाद है। हाँ। राष्ट्रवाद है कि 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर 2.5 साल से 3 साल सरकार चलाया और उन कश्मीरी विस्थापित पंडितों का कोई पुनर्वास की बात नहीं हुई। ये राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद है कि असम के कटाव के कारण जो विस्थापित आसाम के समुदाय हैं, क्या उनके पुनर्वास की बात नहीं होनी चाहिए? उन पर पुलिस को आगे कर देना चाहिए, पुलिस की प्रताड़ना का शिकार करना चाहिए। तो क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये राष्ट्रवाद है कि पुलवामा घटना की 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन और वो कार किसकी थी नहीं बताना? क्या ये राष्ट्रवाद है? जांच का अरे भैया, फिर जांच का विषय है। आप ही मुंसिफ, आप ही कातिल। जो DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उस पर कोई तरह की जांच नहीं हुई। क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या अडानी जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, चुनावी फाइनेंसर हैं, उनके मुद्रा पोर्ट पर जो 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, उस पर मुंह तक नहीं खोलना क्या राष्ट्रवाद है? ठीक है, चलिए, तमाम समस्या है। कंगना रनावत अभी फिर नया बयान दिए, वो कह रही है कि चाटे खाने से आज़ादी नहीं मिलती है, मतलब गांधी जी पे वो प्रहार कर रही है। जिस गांधी और बुद्ध को पूरा विश्व अपना आइकॉन मानता है, जिसकी आइडियोलॉजी पर चलता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्ट्री छोड़कर 103 साल पहले बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। देश की आज़ादी का नेतृत्व किया था उन्होंने। देश की आवाम के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने एक ही धोती एक ही लाठी में लेकर जीवन भर देश के भला के लिए सोचते रहे। आप एक बात बताइए, 10 मई 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ और 1947 तक लगातार गोरे अंग्रेजों से ईंट पर ईंट हमारे देश के क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बजाते रहे, जिसके फलस्वरूप गोरे अंग्रेज जो 2 विश्व युद्ध का विजेता था, जो विश्व का विजेता था, 7 समुंदर पार उसको आखिर भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी छोड़कर उन्होंने भारत माँ के आज़ादी के लिए गुलामी का बहिष्कार करते हुए गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया और इसका परिणाम स्वरूप सिर्फ भारत ही आज़ाद नहीं हुआ, विश्व के कई देश आज़ाद हुए। 16 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा। कंगना तो कह रही है भीख में आज़ादी मिली थी। आज़ादी तो प्रधानमंत्री 2014 में, उसके बाद आज़ादी मिली है। इन सुअरों को, गोडसे की नाजायज औलादों को, सावरकर की नाजायज औलादों को 2014 से देश में नफरत फैलाने की आज़ादी, कम कपड़ा पहनने की आज़ादी, अश्लील हरकत करने की आज़ादी, हेरोइन जैसे, गांजा जैसे, चरस जैसे नशा करने की आज़ादी मिली है। असली आज़ादी 1947 को 15 अगस्त को ही मिली थी। तो क्या अब तक भीख में मिली आज़ादी का ध्वजारोहण
तिरंगा फहरा रहे थे नरेंद्र मोदी? क्या ऐसी भीख में मिली आज़ादी में क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और लाल किला से झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रपति जी फहरा रहे थे? ये देश के सबसे बड़े बेशर्म और निर्लज प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि कैसे लोगों को, देश ने देखा है 4 ऐसे लोगों को पद्म सम्मान से नवाजा गया जो 7 साल पहले का षड्यंत्रकारी, जिसने 2G में फर्जी घोटाला निकाला, कोयला में घोटाला निकाला, विनोद राय जो 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक था, उसको रेलवे में के कायाकल्प समिति में चेयरमैन बनाया गया, BCCI का चेयरमैन बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया और उनको पद्म सम्मान जैसे सम्मान दिए गए। देश ने देखा, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, 65 में जब भारत पाकिस्तान जब लड़ाई हुआ तो जो वहाँ का जंगी फाइटर का जो कमांडर था, जिसने भारतीय वीरों को, शूरवीरों को शहीद किया, उसके बेटे अदनान सामी को पद्म सम्मान दिया गया। 7 साल पहले जो रजत शर्मा झूठा और मक्कार जो आपकी अदालत में 2.25 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव को ये दिखाता था कि बच्चों 25-30 रुपये पेट्रोल डीजल वाले को वोट दोगे, 200 सिलेंडर वाले को वोट दोगे, 200 करोड़ रुपए वाले को, उस रजत शर्मा को Y+ सुरक्षा दिया जाना, नेहरू म्यूजियम में सदस्य बनाना, क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बनाना, पद्म सम्मान जैसे देना। चौथी, अनभक्तों की दीदी कंगना रनावत जो भारतीय नारियों के खिलाफ जिस तरीके से उनके वेशभूषा है, उनकी पर्सनल निजी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ठीक विपरीत उनके चाल चलन वेशभूषा के बावजूद आखिर सरकार ने ऐसे देशद्रोही जो भारत के क्रांतिवीरों ने जो अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा, जेल गए, अपना घर परिवार छोड़ा, अपना सर्वस्व छोड़ा, आखिर वैसे महापुरुषों का अपमान करने वाली कंगना रनावत को 1 सेकंड के लिए भी पद्मश्री उसके पास नहीं होना चाहिए। ये बात मोदी जी ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपति महोदय को कि ये रबर स्टंप की तरह हैं जो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं करते। राष्ट्रपति को चाहिए कि अमृत महोत्सव मना रही है, वही सरकार अमृत महोत्सव मना रही है जिसने कंगना रनावत को पद्मश्री से सम्मानित किया। कंगना रनावत के इस बयान पर मुकदमा दायर होना चाहिए या नहीं, ये आप बताइए। बिल्कुल, इस पर NSA लगना चाहिए, UPA लगना चाहिए। सिर्फ देश के क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं है, हिंदुस्तान के 135 करोड़ देशवासियों का अपमान है। क्या हमारे देश में लोगों का खून पानी हो चुका है? जो हमारे क्रांतिवीरों ने जो कुर्बानी दी, उसको अपमानित करने वाले को सम्मान दिया जाता है। आपने अमृत महोत्सव की बात की, ये अमृत महोत्सव नहीं था, ये जहर महोत्सव था। जो जहर देश में दिया गया, आपने रामायण देखी होगी, रामायण में माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, भगवा वस्त्र पहनकर रावण ने उनका अपहरण किया। जो देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलरिज्म का जो लक्ष्मण रेखा खींची है, इसी रेखा को पार करने के बाद आज देश गर्त में चला गया। नफरत की कोई जगह नहीं है। देश की तरक्की और विकास के लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता, समतामूलक समाज की बात करना ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो देश को गर्त में ढकेलना चाहते। ये सावरकर, गोवलकर, गोडसे के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। गोवलकर ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है, 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आज उसी एजेंडे पर चलते हुए देश को निजीकरण में धकेला जा रहा है। नया जो लेबर कोड लागू किया गया, जहां 12 घंटे के बदले 18 घंटे काम करने की अनिवार्यता की गई है, जहां 3 कृषि काला कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इसका नतीजा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देखा होगा कि हिमाचल में किस तरीके से अडानी ने, गौतम अडानी का जो अडानी एग्रो लिमिटेड है, अनुबंध के बावजूद उस दाम पे नहीं लेता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में SDM DM से समझौता की बात की गई, करनाल की घटना, जहां भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा जो RSS के प्रचारक भी रहे हैं, उनके रिश्तेदार के द्वारा आप आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल सुल्तानपुर में जो है एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे थे, लाखों की भीड़ जमा हो गई, वही मजदूर, वही किसान तो जमा हुए थे, और कहाँ से लोग आए थे? ये सब किराए पर गाड़ियों में भर भर के लाए जाते हैं। गाड़ियां खाली चल रही थी। आपको भी पता है, एक राज्य के दूसरे राज्य से
जो कार्यकर्ताओं को बुलाकर रैलियों में बुलाने के बावजूद कुर्सियां खाली रह गई थी, बसें खाली रह गई थी, वो आपने नहीं देखा। चूँकि आपको मोदियाबिंद है, रतौंधी दिनौधी तो हो नहीं सकता, नहीं तो कम से कम दिन में या रात में तो दिखता। बसें खाली थी, कुर्सियां खाली थी, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज ही नई आबकारी नीति के तहत इन्होंने विरोध किया। मैं पूछता हूँ, ये विरोध सिर्फ एक मुखौटा है क्या? हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं है, हिमाचल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इन राज्यों में शराबबंदी क्यों नहीं? यही बात समझ लीजिए। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कह रही है कि है ना 5 साल पहले मियाँओं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मियाँ जी का राज था, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे भैया, मियाँ जी या हिंदू जी का क्या बात है? ये देश साझी विरासत का देश है। इस देश की आज़ादी में अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आज मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जिनके जिस्म पर हज़ारों लाठियाँ पड़ी, उनकी जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, अंततः देश को आज़ाद होना पड़ा। वो वही साइमन कमीशन के विरोध में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जहाँ जनरल डायर ने 1500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गोलियों से भून दिया था। 2000 से 2500 के आसपास वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घायल हुए थे। इतिहास जो है मोदी जी नहीं पढ़े हैं, कंगना नहीं पढ़ी है, जो इस तरह का बिल्कुल नहीं पढ़े। प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोलते, छात्रों पर हुए अत्याचार पर औ नहीं बोल पाते, महंगाई पर मौ नहीं बोलते। चाइना जो अरुणाचल में गांव बसा लिया, उत्तराखंड में जो 5 किलोमीटर अंदर घुसकर जो पुल तोड़ दिए, उस पर चौ नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है, बेरोजगारी पर बौ नहीं बोल पाते। वो प्रधानमंत्री निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री जिनके हलक से एक शब्द जबान तक नहीं निकलती है। 7 साल पहले जब विनोद राय ने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके का फर्जी घोटाला निकाला और उन्हें ससम्मान मोदी सरकार ने सम्मानित करती रही, उसी में साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में रामदेव भी आए, आज सबसे बड़े व्यापारी हो गए। पूरी दुनिया को कहते रहे काम छोड़ो योग करो, लोगों ने योग करना शुरू किया, इन्होंने काम छोड़ दिया, इन्होंने अपना व्यापार कर लिया। आज दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो पतंजलि में नहीं मिलता हो। ये भूमाफिया हैं, ये लाल चंदन के तस्कर हैं, ये गौमूत्र बेचने वाले लोग, ये शहद में चीनी मिलाकर बेचने वाले लोग जिन्स का विरोध करते थे और खुद ही जिन्स फैक्ट्री के मालिक बन बैठे। 3000 से अधिक रोहिणी में और अपने आउटलेट्स में 3000 से अधिक जिन्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। आपको ये भी पता होगा 7 साल पहले गांधी के विचारों पर चलने की बात कहने वाला, आरएसएस का एजेंट, नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाला अन्ना हजारे आज कहाँ मुजरा गा रहा है? आज जेड+ की सुरक्षा लेकर रालेगांव सिद्धि में पड़ा है। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो 7 साल से सोया पड़ा है, बरवागिरी कर रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा। जनरल वीके सिंह आए, सेना के सांसद, सेना के अधिकारी जो सांसद और मंत्री बनकर चुप बैठा है। किरण बेदी जैसी IPS आई जो उपराज्यपाल बन के बैठी हैं, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा, कोई उप मुख्यमंत्री बन के बैठा, सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने वाले लोग आज गूंगे और बहरे हो गए। सत्ता का पद्मश्री वापस होना चाहिए या नहीं? 100% होना चाहिए, इसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी हो, जितना पहले लिया जा सकता था, देना ही नहीं चाहिए था। इनका पद्मश्री अवार्ड वापस लेना था और इन पर NSA UPA के तहत मुकदमा दर्ज कर इनको जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। जी चुनाव आते धर्म की राजनीति तेज हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी बाकी है, अभी तैयारी शुरू है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से टांगे में घोड़े को चमोटी बांध दिया जाता है ताकि घोड़ा राइट और लेफ्ट का हरियाली न देखकर सीधा सड़क पर चलता रहे, धर्म का नाम लेकर, जो लोग जाति का नाम लेकर, भाषा और प्रांत का नाम लेकर ये देश के गद्दार अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे हैं। इस बात का उदाहरण 2014 में जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, वो भारत आज बांग्लादेश से पीछे हो गई, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से पीछे हो गई। प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु बन गया, आप क्या बात कर रहे हैं? विश्व गुरु नहीं, बेरोजगार गुरु, बीमार गुरु बना दिया भारत को।
जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता था, जिन भारतीयों का विदेशों में डंका बजता था, आज उन भारतीयों को श्रम से सर नीचे झुकाकर रहना पड़ता है।